morning students. Today I will start your SST class online. Dear students, for class 5th today's our topic is chapter number 13. Dear students, हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है इसके अंदर हम हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। चैप्टर कौन सा था हमारा? हेरिटेज ऑफ इंडिया। हमारी जो इंडिया है उसकी जो धरोहर है उसके बारे में हमने इस चैप्टर में रीड किया है। इस चैप्टर के हमने 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। टुडे वी विल डू दिस चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4th। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? डिस्क्राइब द सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो क्या आएगा? द सन टेम्पल इज द फॉर्म ऑफ ए जेंट चैरियट ऑफ सूर्य और द सन गॉड बीइंग पुल्ड बाय 7 माइट हॉर्सेज। क्या होता है? जो सन टेम्पल है वो यंग जो जेंट है, जेंट्स जो होते हैं, जेंट चैरियट रथ है उसके द्वारा जो सन गॉड है हमारा, उसके 7 जो हॉर्सेज हैं वो उस रथ को खींचते हैं। जेंट रथ है वो, और उसको 7 माइट हॉर्सेस द्वारा खींचा जाता है। और इस मंदिर के अंदर सन गॉड के बारे में बताया गया है। गॉड कौन सा है? सन, सूर्य के बारे में, इसीलिए इसका नाम क्या है? द सन टेम्पल। तो कोणार्क के अंदर ये है। इसके बारे में हमें क्या बताना था? इसको डिस्क्राइब करना था। वैसे तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं लेकिन हम मेन बात ही लिखेंगे। द सन टेम्पल इज द फॉर्म ऑफ ए जेंट चैरियट ऑफ सूर्य और द सन गॉड। ये जेंट्स जो रथ होता है उसके द्वारा सन गॉड की जो वो हमारी यहाँ पे कि आराधना के बारे में है। बीइंग पुल्ड बाय 7 माइट हॉर्सेज, जो किसके द्वारा? 7 माइट हॉर्सेज के द्वारा खींचा जाता है वो रथ, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर सन जो है, सूर्य हमारा है, उसकी राइजिंग से लेकर और जब वो डार्क यानी कि जब अस्त होता है तब तक की जो रेज है उनको रिसीव करता है द सन टेम्पल। तो इसके अंदर क्या आएगा? द सन टेम्पल इज द फॉर्म ऑफ ए जेंट चैरियट। जेंट GIANT जेंट CHARIOT चैरियट ऑफ सूर्य SURYA सूर्य और द सन गॉड बीइंग पुल्ड BEING बीइंग PULLED pulled by 7 mighty horses MIGHTY mighty horses HORSES horses. So dear students, next हमारा क्वेश्चन नंबर 4th है। What do the carvings on the सांची स्तूप tell us? जो कर्विंग्स है सांची स्तूप पर वो किसकी है उसके बारे में बताना है। तो आंसर क्या आएगा? द सांची स्तूप रिप्रेजेंट्स द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। जो सांची स्तूप है वो गौतम बुद्ध की जो हमारे एक प्रकार से जो गौतम बुद्ध है उनकी लाइफ के बारे में रिप्रेजेंटेशन करता है, उनकी लाइफ के बारे में बताता है। जैसे हमने चैप्टर में रीड किया था कि बहुत सारे जो सिंबल्स हैं इस सांची स्तूप के अंदर जो गौतम बुद्ध की लाइफ के बारे में बताते हैं। जैसे बर्थ का जो सिंबल है वो लोटस है, बैनियन ट्री है, उनकी जो एनलाइटमेंट है, शिक्षा है, उसके बारे में। और जो व्हील्स हैं वो उनकी टीचिंग के बारे में है, और जो फुटप्रिंट्स हैं वो क्या है? उनकी प्रेजेंस के बारे में है। तो सांची का स्तूप जो है वो किसके बारे में बताता है? द सांची स्तूप रिप्रेजेंट द लाइफ ऑफ गौतम बुद्ध। So thank you students. I hope you understand in these questions. You also learn and write these questions in your fair notebook. Should be neat and clean handwriting. Thank you. Good morning students. I Rasmi ma'am, your science teacher from MLP International School Rajpura. Welcome back to our YouTube channel. Now students, we will start with class 5th and today we will do question answers of lesson 8. Our first question is write down the composition of air. Composition लिखनी है एयर की। एयर किससे मिलके बनी है? ऑल्सो मैंशन द 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की 2 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बतानी है। इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? सो और आंसर इज एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। एयर कुछ गैसेस का मिश्रण होती है, अनेक गैसेस का। तो फर्स्ट है 78% नाइट्रोजन होती है, 21% ऑक्सीजन होती है एंड 1% अदर गैसेस होती है एंड वाटर
वेपर, वाटर वेपर भी इंक्लूड होते हैं। ओके, इन सभी से मिलके क्या बनी है? एयर बनी है। ओके, टू प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन इज, ऑक्सीजन की टू प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स, ऑक्सीजन सभी जीवित वस्तुओं के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है? ब्रीथिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट इज इट इज एसेंशियल फॉर बर्निंग, और ये किसके लिए जरूरी है? बर्निंग के लिए, ज्वलन के लिए जरूरी है। ओके स्टूडेंट्स, now students our next question number 2 is what are soluble impurities? soluble impurities क्या होती हैं? mention the ways in which we can remove soluble impurities from water, और वो तरीके लिखने हैं, वो मेथड्स लिखने हैं जिनसे हम soluble impurity को वाटर से अलग कर सकते हैं। ओके, सो soluble impurities क्या होती हैं? the impurities that dissolve in water, जो इम्प्योरिटीज़ वाटर के अंदर क्या हो जाती हैं? डिज़ोल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाते हैं। ओके, आर कॉल्ड सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़, उनको क्या कहते हैं? सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़। लाइक साल्ट, शुगर, साल्ट और शुगर को अगर हम वाटर के अंदर मिक्स करते हैं तो क्या हो जाते हैं? डिज़ोल्व हो जाते हैं। ओके, मेथड्स कौन कौन से हैं? वी कैन रिमूव सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर बाय, किस किस से कर सकते हैं? इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग मेथड से। कुछ मेथड्स हैं जिससे हम सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को अलग कर सकते हैं वाटर से। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट्स आवर थर्ड क्वेश्चन इज हाउ वुड यू प्रूव दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर? आप ये कैसे शो करोगे, कैसे प्रूव करोगे कि एयर प्रेशर लगाती है, एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है? बाय दिस एक्टिविटी, हम इस एक्टिविटी से शो कर पाएंगे कि एयर प्रेशर लगाती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, क्या फाइंड आउट करना है इसमें? टू शो एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये दिखाना है कि एयर प्रेशर लगाती है अपना। मटेरियल नीडेड, इसके लिए मटेरियल क्या क्या चाहिए होंगे आपको? ए स्मॉल बाउल एंड अ बलून। ओके, ये चीज़ें आपको चाहिए, एक बाउल चाहिए और एक बलून चाहिए। स्टेप क्या करोगे इसके लिए? आप होल्ड द बाउल इन योर हैंड, अपने हाथ में बाउल रखोगे। ओके, पुट बलून इन इट, और उसके अंदर ही क्या रख दोगे? बलून रख दोगे। एंड ब्लो एयर इनटू इट, और हवा भरना स्टार्ट करोगे बलून के अंदर टिल द बलून फिट्स इनटू द बाउल। और कब तक ब्लो करोगे एयर? जब तक बाउल के अंदर जो बलून है वो बाउल के अंदर फिट नहीं हो जाता अच्छे से। और फिर क्या करोगे? टेक योर हैंड अवे, और अपने हाथ को पीछे ले जाओगे, बाउल से हटा दोगे जब फिट हो जाएगा बलून के अंदर, एंड लीव द बाउल, और बाउल को छोड़ दोगे। इसे क्या ऑब्जर्व करोगे आप? ऑब्जर्वेशन, दिस शोज दैट द एयर एक्सर्ट प्रेशर, ये क्या शो करेगा कि एयर अपना प्रेशर लगाती है। ओके स्टूडेंट्स, यू कैन ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दिस एक्टिविटी ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप you will understand very well. You will do this work in your fair notebook of science. Okay students, now we will start our new topic on page number 92, removing soluble impurities. soluble impurities को कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, उन मेथड के बारे में हम पढ़ेंगे। द डिफरेंट वेज टू रिमूव सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम वाटर, अलग अलग तरीके हैं जिनसे हम वाटर से सॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ इवेपोरेशन, इवेपोरेशन करके, वाष्पीकरण करके। ओके, इन दिस प्रोसेस द वाटर इज़ हीटेड टू बॉयल, इस प्रोसेस में पानी को गर्म किया जाता है, उबाला जाता है। व्हेन विच कन्वर्ट द लिक्विड वाटर इनटू वाटर वेपर, ये किस में कन्वर्ट कर देता है वाटर को? वाटर वेपर्स में, जलवाष्प में कन्वर्ट कर देता है। एंड द डिजोल्व इम्प्योरिटी लेफ्ट बिहाइंड इन द वेसल, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो उसके अंदर मिक्स होती हैं वाटर के अंदर, वो क्या हो जाती हैं? जो वेसल होता है उसके अंदर रह जाती हैं। सी द एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस, इस प्रोसेस को समझने के लिए इस एक्टिविटी को पढ़ना होगा। एक्टिविटी क्या है? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ थ्रू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के थ्रू हम क्या कर रहे हैं? इम्प्योरिटी, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर रहे हैं। इसके लिए मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड है? मटेरियल नीडेड ए स्टैंड, एक स्टैंड चाहिए ऐसा,
ठीक है। एक बीकर चाहिए हमें, वाटर, साल्ट एंड ए लैम्प, और एक लैम्प चाहिए, कैंडल चाहिए। स्टेप क्या है, कैसे करना होगा, मिक्स सम साल्ट इन द वाटर, क्या करेंगे हम, वाटर के अंदर साल्ट को मिक्स कर देंगे। स्टीर इट, और इसको अच्छे से चलाएंगे, घुमाएंगे। एंड अरेंज द अपैरेटस एज शोन इन द फिगर, और इस इंस्ट्रूमेंट को, इस सभी को, जो भी बीकर है, स्टैंड है, इन सभी को ऐसे अरेंज कर देंगे जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है। हीट द सॉल्यूशन, अब क्या करेंगे, इस कैंडल से, इसके थ्रू क्या करेंगे हम, सॉल्यूशन को लैंप के थ्रू हीट करेंगे, जो हमने सॉल्यूशन बनाया है साल्ट और वाटर का। ओके। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम वाटर इवेपोरेट, कुछ समय बाद पानी उबलने लग जाएगा, बॉईल कर जाएगा और भाप बन के पानी उड़ने लग जाएगा, ठीक है। एंड साल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड, जो भी हमने साल्ट मिक्स किया था इस सॉल्यूशन के अंदर वो इसी बीकर के अंदर रह जाएगा, और जो वाटर होगा वो इवेपोरेट कर जाएगा। ओके। एक्सप्लेनेशन, इवेपोरेशन रिजल्ट इन द सेपरेशन ऑफ साल्ट फ्रॉम वाटर, तो इसका जो रिजल्ट है वो क्या है, वाटर से साल्ट को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या होती है, इन दिस प्रोसेस द वाटर दैट इवेपोरेट्स इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन, जिस इवेपोरेशन प्रोसेस में हमने जिस वाटर को इवेपोरेट किया था, भाप बनाया था, जिस वाटर को हमने, इज़ कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, वो किसकी फॉर्म में, जो भाप बन के उड़ गया था वो किसकी फॉर्म में कलेक्ट होगा, स्टीम की फॉर्म में भाप बन जाएगा। एंड देन पास थ्रू द कंडेंसर, और किस में से पास हो जाएगा, कंडेंसर में से पास हो जाएगा। द स्टीम टर्न्स इनटू लिक्विड, और जो स्टीम होगी, भाप होगी, वो किस में चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी। एंड गेट कलेक्टेड इन अ कंटेनर, और किस में कलेक्ट हो जाएगी, कंटेनर के अंदर कलेक्ट हो जाएगी। ओके। द वाटर कलेक्टेड बाय डिस्टिलेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, जो वाटर डिस्टिलेशन के बाद कलेक्ट किया जाता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की, इज कॉल्ड डिस्टिलेशन वाटर। इट इज़ यूज इन इंजेक्शन, जो भी हमारे इंजेक्शंस होते हैं, मेडिसिन, और ऑल्सो कार बैटरी, जो हमारी कार की बैटरी होती है उसमें हम वाटर डालते हैं ना, तो वो कौन सा वाटर होता है, डिस्टिल्ड वाटर होता है। ओके स्टूडेंट्स। तो आपको ये अरेंजमेंट दिख रही है, ये क्या है, थर्मोमीटर है। ओके। ये क्या है, स्टैंड है, इसमें हमने क्या लिया है, इम्प्योर वाटर लिया है। जब हमने इसको क्या किया, हीट किया, गर्म किया, तो ये इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके क्या हो जाएगा, इसके अंदर से कंडेंस होगा, इसके अंदर आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा कंडेंसर के अंदर, और कंडेंसर के अंदर जो स्टीम है, वो जो वाटर वेपर्स थे वो इवेपोरेट जो हुए थे वो क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, इसके अंदर भाप बन जाएंगे, और इसके अंदर ठंडे होने के बाद ये वाटर में चेंज हो जाएंगे, और ये वाटर कैसा होगा, डिस्टिल्ड वाटर होगा। डिस्टिल्ड वाटर हमें कब मिलता है, आफ्टर इवेपोरेशन। ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 94। और फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। इन क्वेश्चंस के लिए आपको वन वर्ड में आंसर देना है। फर्स्ट इज लोवेस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमोसफेयर, अर्थ के एटमोसफेयर की सबसे लोवेस्ट लेयर कौन सी है, ट्रोपोस्फियर, TROPOSPHERE, ट्रोपोस्फियर। गैस एसेंशियल फॉर बर्निंग, कौन सी गैस है जो बर्निंग के लिए एसेंशियल है, ऑक्सीजन, OXYGEN, ऑक्सीजन। वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, पानी जो पीने के लिए अच्छा होता है, कौन सा होता है, पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी, POTABLE, पोर्टेबल। सिंपलेस्ट वे ऑफ प्योरीफाइंग वाटर, सिंपलेस्ट वे कौन सी है वाटर को प्योरीफाई करने की, जिससे वाटर प्योरीफाई होता है, सबसे आसान तरीका है बॉइलिंग, BOILING, बॉइलिंग। मेथड यूज बाय रेजिडेंशियल कॉलोनीज टू क्लीन वाटर इज ओवरहेड टैंक्स, जो स्थानीय जो लोग रहते हैं कॉलोनीज़ में, वो उनके लिए जो वाटर, क्लीन वाटर होता है टैंक्स में, कैसे कलेक्ट किया जाता है, क्या मेथड है उसके लिए, तो उनका क्या किया जाता है, क्लोरीनेशन के से उनका जो वाटर है वो प्योर किया जाता है, CHLORINATION। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क, you will fill in your book and learn also. Okay students, thank you, have a good day. Good morning student, myself Bala ma'am from MLP International School Rajpura. Dear student, now we start our math online classes for class 5th, and previous class we have done question number 1st, 2nd, 3rd
and 4th of exercise 6.1. Now we do our question number 5th. And question number 5th is check if the number in the box is a factor of the second number. हमारे एक बॉक्स में नंबर दिया है और एक विदाउट बॉक्स है, तो हमें चेक करना जो बॉक्स में जो नंबर है वो जो सेकंड नंबर है उसका फैक्टर है. फैक्टर है मीन्स मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा. तो देखिए बेटा फर्स्ट है हमारा 6 तो दे रखा है बॉक्स में और 91. तो 91 6 की टेबल में नहीं आता और ना ही उससे डिवाइड होता है, तो ये इसका फैक्टर नहीं है. ऐसे ही ये बी हमारा 5 बॉक्स में दिया है 135 5 से डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा, तो ये इसका फैक्टर है. एज इट इज यू कैन डू योर क्वेश्चन नंबर सी एंड डी. नाउ ई 18 एंड 608. तो बेटा देखिए 608 को आप 18 से डिवाइड करके देखें कि वो पूरा डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो पूरा डिवाइड नहीं होगा. तो इस तरह ये भी 18 भी है, 600 का 8 का फैक्टर नहीं है. सो नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंफर्म करना है कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं. सो नाउ वी स्टार्ट. एंड व्हाट इज प्राइम नंबर? द नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर. जब कोई भी एक नंबर होता है जिसके 2 फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ, एक तो वो खुद और एक दूसरा, आर कॉल्ड प्राइम नंबर. मीन्स बेटा हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि अगर कोई नंबर सिर्फ अपनी टेबल में आता है तो वो होते हैं प्राइम नंबर, किसी दूसरे की टेबल से डिवाइड नहीं होते. जैसे कि हमारा 2 3 5 6 7 11 वो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं, किसी दूसरे नंबर की टेबल में नहीं आते, तो वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर. एंड कंपोजिट नंबर द नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर. और वो नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में ना आके दूसरों के टेबल में भी आते हैं, जैसे कि 4 6 8 10, वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और कंपोजिट नंबर होते हैं जो अदर नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर. सो नाउ वी स्टार्ट और क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज ए पार्ट है हमारे पास 25. तो देखिए 25 बेटा 2 से 3 से नहीं होता पर 5 से डिवाइड होता है, तो ये क्या है हमारा प्राइम नंबर सॉरी कंपोजिट नंबर है. बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें छांटना है कि कौन सा नंबर प्राइम नंबर है और कौन सा कंपोजिट नंबर है. तो देखिए बेटा फर्स्ट है हमारे पास 25. तो 25 वन अपनी टेबल में नहीं अदर की टेबल में भी आता है, जैसे कि 5. तो ये हमारा क्या है, जो 25 है वो हमारा है कंपोजिट नंबर. एंड नाउ सी हमारा आंसर क्वेश्चन है 19. तो देखिए बेटा 19 ऐसे डिजिट है सिर्फ अपनी टेबल में आते, किसी भी नंबर की टेबल में नहीं आता, किसी नंबर से डिवाइड नहीं होता, तो ये क्या है हमारे पास प्राइम नंबर. एज इट इज और क्वेश्चन नंबर एच है हमारे पास 73 बेटा ना तो किसी की टेबल में आता ना ही किसी से डिवाइड होता, तो ये हमारे पास है प्राइम नंबर. नाउ जे पार्ट इज 675 बेटा ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, 15 मतलब आप करके देखेंगे तो देखिए दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारा है कंपोजिट नंबर. ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड अवर वेरी वेल क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज प्राइम नंबर एंड व्हाट इज कंपोजिट नंबर. सो बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपने खुद करने हैं. ओके नाउ वी डू आवर क्वेश्चन नंबर 7th. एंड क्वेश्चन नंबर 7th में हमें छांटना है को प्राइम नंबर. तो व्हाट इज को प्राइम नंबर. बेटा को प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2 नंबर विच डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अदर देन 1. कोई भी 2 नंबर होते हैं जिसमें सिर्फ 1 के अलावा कोई भी नंबर कॉमन नहीं होता, सिर्फ 1 कॉमन होता है, जैसे 3 और 8. तो 3 8 9 2 आर को प्राइम नंबर. सो नाउ वी स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर 7th इज को प्राइम नंबर छाटना में 25 एंड 36. देखो 25 के फैक्टर क्या होते हैं 1 5 एंड 25 और 36 के फैक्टर होते हैं 1 2 3 4 9 89 60. तो बेटा देखिए सिर्फ एक ही कॉमन डिजिट है, एक ही कॉमन नंबर है, वो भी 1. और को प्राइम क्या होते हैं जिसमें सिर्फ एक 1 ही कॉमन होता है, इसमें सिर्फ ये ही कॉमन है. तो 25 एंड 36 क्या है हमारे पास को प्राइम है. 1 के अलावा कोई भी नंबर इनमें आपस में कॉमन नहीं है, तो वो को प्राइम होते हैं. अब नाउ वी डू और क्वेश्चन नंबर एफ. एंड क्वेश्चन नंबर एफ 50 एंड 70. तो 50 के फैक्टर है 1 2 5 10 एंड 25. फैक्टर मीन्स वो किस किस से डिवाइड होता है. एंड 50 एंड 70 के हैं 1 2 5 10 14 एंड 70. तो देखिए बेटा इसमें 1 तो कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 5 भी कॉमन है, 10 भी कॉमन है. तो और भी बहुत सारे डिजिट आ रहे हैं, तो ये हमारे क्या है को प्राइम नहीं है. 70 आर नॉट को प्राइम.
आई थिंक डियर स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज को प्राइम। अगर हम किसी के भी फैक्टर राइट करते हैं और उसमें सिर्फ 1 ही कॉमन होता है, अदर नंबर कॉमन नहीं होते, जैसे कि फर्स्ट में है और एफ में हमारे पास 1 2 5 10 बहुत सारे नंबर कॉमन है, तो ये हमारे पास को प्राइम नहीं है और ये हमारे पास प्राइम को प्राइम नंबर है। ओके, नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 8। अवर क्वेश्चन नंबर 8, हमें फर्स्ट 6 प्राइम नंबर लिखने हैं जो ग्रेटर देन 20 से बड़े होते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं बेटा? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं और वो 20 से बड़े होने चाहिए। तो जैसे हमारे पास 21 किसी की टेबल में नहीं आता, 21 तो आता है, तो हम 21 को राइट नहीं करेंगे। 23 29 31 37 41 एंड 43, 6 ही लिखने थे हमें, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हो गए हमारे 6 प्राइम नंबर ग्रेटर देन 20 से बड़े। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट है, राइट द फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर ग्रेटर देन 31 से बड़े लिखने हैं हमें कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? जो दूसरों के भी टेबल में आते हैं। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर जो दूसरों की टेबल में भी आते हैं, किसी दूसरे से भी डिवाइड हो जाते हैं। 31 के बाद जो 32 है वो भी किसी और की टेबल में आता है, 33 34 35 36 एंड बेटा नेक्स्ट आता है 37 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि वो किसी और की टेबल में नहीं आता। फिर हम लिखेंगे 38, तो 37 को हमने छोड़ दिया क्योंकि हमसे कंपोजिट नंबर पूछा है। 38, फिर 39 40 और 41 भी हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर जो किसी की टेबल नहीं आता। तो हम लिखेंगे 42 एंड फिर 43 है जो किसी की भी टेबल में नहीं आता, प्राइम नंबर है, तो हम 41 और 43 को छोड़ देंगे। फिर हमारे पास क्या है? 44। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर आ गए 31 से बड़े। नाउ वी डू अवर क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 50। हमें प्राइम नंबर लिखने हैं पेयर में, ट्विन प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर लिखने हैं एक साथ 1 और 15 के बीच में जो भी आते हैं। जैसे हमारे पास है 3 एंड 5। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। 3 और 5 सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। 5 एंड 7, 11 एंड 13, 17 एंड 19 एंड 29 एंड 31, 41 एंड 43 एंड देखिए बेटा 51 और 53 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, पर हमें पूछा है 1 से 50, तो हम 51 और 53 को राइट नहीं करेंगे, हमें 1 से बड़ा और 50 से छोटा राइट करना था। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर आ गए। ओके स्टूडेंट, आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल अवर क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। सो बेटा आपने जो भी आपको क्वेश्चन कराए हैं उनके जो रिमेनिंग पार्ट्स है आपने खुद करने हैं, वो आपका होमवर्क है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। Hello students of 5th class, a very good morning to all of you. Students, I am Simran ma'am, your English teacher. In previous class, we have done our exercise part of 6th chapter. And now in this class, we will start our grammar portion. आज का हमारा टॉपिक है द नाउन नंबर। तो फर्स्टली आपको पता है नाउन क्या होता है? नाउन इज़ द नेम ऑफ एनिमल्स, थिंग्स, पर्सन, प्लेस, इट एक्स्ट्रा। ओके, एंड सेकेंडली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। अब नाउन नंबर के बारे में पूछा है, तो नाउन नंबर हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन नंबर। कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स। कौन कौन से? सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर क्या होता है हमारे? ए नाउन इन विच स्टैंड्स फॉर 1 पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल इज सेड टू बी इन द सिंगुलर नाउन। वो नाउन जो किसके लिए होते हैं? ओनली 1 पर्सन के लिए, प्लेस के लिए, थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए, तो वो हमारे क्या होते हैं? सिंगुलर नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गर्ल, बॉक्स, बॉय एंड मैन, ये सारे हमारे क्या हो गए? सिंगुलर नाउन नंबर हो गए। एंड सेकेंड है हमारा प्लूरल पर्सन नंबर। प्लूरल पर्सन क्या होता है? ए नाउन इन विच स्टैंड्स फॉर मोर देन 1 पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। वह नाउन जो किसके लिए होता है? एक से ज़्यादा प्लेस के लिए हो, पर्सन के लिए हो, एनिमल्स के लिए हो और थिंग्स के लिए हो, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? प्लूरल नाउन हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स, बॉक्सेस, आंट्स, इट एक्स्ट्रा,
ये क्या हो गए गर्ल्स, एक गर्ल थी वो हमारी क्या थी, ओनली वन थी, और गर्ल्स हैं एस लग गया पीछे, तो ये क्या है हमारी मोर देन वन है, एक से ज़्यादा है। सो लेट अस नो द रूल्स फॉर्म ऑफ द प्लूरल फॉर्म टू ऑफ सिंगुलर नाउन्स। हम सिंगुलर नाउन से प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं, ये कुछ रूल्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। रूल फर्स्ट है एड एस टू द सिंगुलर नाउन्स टू फॉर्म देयर प्लूरल। हम एस ऐड करते हैं, फर्स्ट रूल होता है हम क्या करते हैं, सिंगुलर नाउन में एस ऐड कर देते हैं उसको प्लूरल फॉर्म में चेंज करने के लिए। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं, आंट आंट्स, डॉग डॉग्स, बॉय बॉयज़, इट एक्स्ट्रा। रूल सेकेंड है हमारा सम नाउन्स एंडिंग इन एस डबल एस एक्स एस एच सी एच फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ई एस टू देयर सिंगुलर फॉर्म। सिंगुलर फॉर्म से हमें प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए उनके एंडिंग में क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म के एंडिंग में अगर एस हो, एस एस हो, एक्स एस हो, सी एच हो, ऐसे कुछ भी फॉर्म्स हो, अगर उनको प्लूरल में चेंज करना है तो हम उनका किस में चेंज कर देते हैं, ई एस ऐड कर देते हैं लास्ट में। फॉर एग्जाम्पल सिंगुलर एंड प्लूरल देखिए एस एसेस, बस बसेस, बन बंचेस, इट एक्स्ट्रा। रूल नंबर थर्ड है नाउन्स एंडिंग इन ओ विद ए कॉन्सोनेंट बिफोर देम फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एन ई एस टू द सिंगुलर। ई एस हम यूज़ करते जब हमारा क्या होता है कॉन्सोनेंट्स, देखिए कॉन्सोनेंट से पहले क्या होता है हमारे वाउल्स होते हैं, जैसे एग्जाम्पल हीरो हीरोज़, मैंगो मैंगोज़। रूल नंबर 4 है बट सम सिंगुलर नाउन्स एंडिंग विद ओ फॉर्म देयर प्लूरल बाय एंडिंग एस। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनकी एंडिंग एस से हो रही है सिंगुलर नाउन्स की, लेकिन हम उसका प्लूरल बनाते समय क्या करते हैं, एस यूज़ करते हैं ओनली। जैसे वीडियो वीडियोज़, फोटो फोटोज़, रेशो रेशोज़, जू जूस। क्लियर है। रूल फिफ्थ है हमारा नाउन एंडिंग इन वाई फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ई एस। क्या होता है सिंगुलर नाउन में अगर वाई का हो सिंगुलर नाउन तो वाई को तो हम किस में चेंज कर देंगे, आई में चेंज कर देंगे, और ऐड क्या कर देंगे, ई एस, आई ई एस कर देते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल आर्मी आर्मीज़, बेबी बेबीज़। एंड नेक्स्ट है रूल नंबर 6 नाउन एंडिंग इन वाई विद ए वावल बिफोर इट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। जैसे बॉय बॉयज़, टॉय टॉयज़, इट एक्स्ट्रा। रूल नंबर 7 है नाउन एंडिंग इन एफ एफ ई एफ ओ एम देयर प्लूरल्स बाय चेंजिंग इन एफ एफ ई इंटू वी एस। एफ और एफ ई को किस में चेंज कर देते प्लूरल फॉर्म में, हम ई एस में चेंज कर देते, जैसे काफ काउस, हाफ हाउस, होल वॉल्फ वॉल्स। एंड लास्ट रूल है हमारा रूल नंबर 8 सम देयर नाउन एंडिंग इन एफ डबल एफ फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय एडिंग एस विदाउट चेंजिंग इन लास्ट एफ। कुछ सिंगुलर नाउन जो एफ़ से एंडिंग होते हैं उनमें क्या होता है, एफ़ से हो डबल एफ़ से हो तो उसमें हम कुछ भी कटिंग नहीं करते, कुछ चेंज नहीं करते, बस ऐड क्या कर देते हैं, ओनली सिंपल एस ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल चीफ चीफ्स, रूफ रूफ्स। एंड सॉरी एक रूल और रह गया, रूल नंबर 9 है अपना सम नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल्स बाय ए चेंज ऑफ अ इनसाइड वॉल। इनसाइड वॉल से क्या होते हैं, वो चेंज होते हैं हमारे कुछ नाउन्स। फॉर एग्जाम्पल मैन मैन, अब इसमें ए वाउल है तो इसको किस में चेंज किया है, ई में, वाउल टू वाउल ही चेंज हो रहा है। सेकेंड है वुमेन वुमेन, गोस गेज, फुट फिट, माउस माइस, इट एक्स्ट्रा। So students, I hope you will understand this grammar topic of the noun number and this topic write in your notebook and learn also. Thank you and have a nice day. मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मैडम आपकी हिंदी अध्यापिका MLP इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा से। बच्चों मैं करा रही हूँ कक्षा 5वीं का पाठ 7 सच्चा कलाकार। तो ये पाठ मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, आप सभी को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने शब्दार्थ कर लिए होंगे अपनी नोटबुक में।
अभी मैं इसका अभ्यास कार्य करा रही हूँ। लिखित प्रश्न में पहला प्रश्न है, उचित विकल्प पर सही निशान लगाइए। नेकचंद जी कहाँ काम करते थे? वाणिज्य विभाग, कृषि विभाग या रसायन विभाग? तो सही उत्तर होगा कृषि विभाग। आगे है, नेकचंद जी किसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए? कूड़े को, टूटे बर्तनों को, बर्तनों पर पड़ती अरुणाभ किरणों को देख? तो इसका सही उत्तर होगा बर्तनों पर पड़ती अरुणाभ किरणों को देख। सरकार की सहायता से नेकचंद जी ने दर्शनीय स्थल का निर्माण कहाँ पर किया? चंडीगढ़ में, रोहतक में या दिल्ली में? तो सही उत्तर होगा चंडीगढ़ में। एक सच्चा कलाकार हर वस्तु में क्या देखता है? खराबी, कलाकारी या सौंदर्य? तो सही उत्तर होगा बच्चों सौंदर्य। निम्नलिखित वाक्यों को पढ़कर सही वाक्यों पर सही तथा गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाइए। शिल्पकार बेकार पड़ी वस्तुओं को सुंदर रूप प्रदान करता है। सही बात है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। नेकचंद जी चंडीगढ़ के शिक्षा विभाग में कार्यरत थे। ये गलत है, वो कृषि विभाग में कार्यरत थे, तो यहाँ पर आपको गलत का निशान लगाना है। उनका शौक पौधे लगाना तथा सुंदर फूलों की क्यारियाँ बनाना था। ये सही बात है, यहाँ पर सही का निशान लगाना है। सूर्य की अरुणाभ किरणों ने नेकचंद जी को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये भी सही है, यहाँ भी सही का निशान लगाना है। नेकचंद जी की कलाकृतियों को देखने कोई नहीं आता था। ये गलत है, यहाँ पर गलत का निशान लगाना है। रद्दी से बनी कलाकृतियों का चंडीगढ़ में एक दर्शनीय स्थल है। ये सही है, यहाँ पर आपको सही का निशान लगाना है। अभी हम पहले भाषा बोध करते हैं, उसके बाद हम पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। उचित स्थान पर री, र और रै का प्रयोग कीजिए तथा शब्द को दोबारा लिखिए। तो बच्चों इन्होंने दिखा रखा है कि परिश्रम शुद्ध कैसे लिखा जाएगा। इसी तरह से हम आगे लिखेंगे। इंद्रधनुष, प्रदान, क्रम, कलाकृति, मार्च, अर्जित, सौंदर्य और कृपा। निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से वाक्य बनाइए। यहाँ हमारे पास कुछ शब्द युग्म यानी शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, इनसे हमें वाक्य बनाने हैं, इनको हमें वाक्य में प्रयोग करना है। सुंदर सुंदर, बगीचे में सुंदर सुंदर फूल खिले थे। खड़े खड़े, कतार में खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। कतार में खड़े खड़े मेरे पैर दर्द करने लगे। सुबह सुबह, दादाजी सुबह सुबह रोज टहलने जाते हैं। मंद मंद, अपनी सफलता पर नेकचंद जी मंद मंद मुस्कुरा उठे। अब हम करेंगे पाठ के प्रश्न उत्तर। पहले मौखिक प्रश्न करते हैं। नेकचंद जी बेकार की वस्तुओं को किस प्रकार काम में लाते थे? तो किस प्रकार काम में लाते थे बच्चों? सुंदर कलाकृतियाँ बनाने के काम में। आगे है, उनका शौक क्या था? क्या था उनका शौक? पौधे लगाना, फूलों की क्यारियाँ बनाना और उनकी देखभाल करना उनका शौक था। अगला प्रश्न है, किस वस्तु के बारे में लोगों को पता चल गया था? उत्तर होगा नेकचंद की कलाकृतियों के बारे में लोगों को पता चल गया था। अब करेंगे लिखित प्रश्न। टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात नेकचंद जी के मन में कैसे आई? उत्तर होगा चीनी मिट्टी के बर्तनों पर पड़ती लाल रंग की किरणों ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया और उनके मन में टूटे फूटे सामान को प्रयोग में लाने की बात आई। अगला प्रश्न है, नेकचंद जी ने सुनसान स्थान पर पहुंचकर टूटे फूटे टुकड़ों का क्या किया? उत्तर होगा सुनसान जगह पर पहुंचकर उन्होंने उन टुकड़ों को एक शिला पर जमाने का प्रयत्न किया और वे अपने काम में सफल हुए। अगला प्रश्न है, नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में किस प्रकार के दर्शनीय स्थल का निर्माण किया? उत्तर होगा नेकचंद जी ने चंडीगढ़ में बेकार और रद्दी वस्तुओं के उपयोग से बनी कलाकृतियों के दर्शनीय स्थल बनाया।
अगला प्रश्न है, एक बार विदेशी पर्यटक ने क्या कहकर उनकी प्रशंसा की? उत्तर होगा, विदेशी पर्यटक ने उनकी प्रशंसा में कहा, सच्चा कलाकार वही है जो हर वस्तु में सौंदर्य देखता है। तो बच्चों, ये मैंने आपको अभ्यास कार्य कराए हैं। आप सभी को ये अभ्यास कार्य अपनी नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखने हैं और याद करने हैं। तो बच्चों, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। Good morning student, welcome you to online class MLP School Rajpura. I am Poonam. Today I teach you computer definition, parts and function. As you know student, computer is an electronic device. It works very fast and gives accurate results. A computer has different parts to do different jobs. Do you know that computer is also called a system? So student, today we discuss in computer definition, parts, function and its advantage. An electronic data processing device which require input raw data from processing and generate the output in desired form. सबसे पहले क्या करते हैं हम, इन डाटा इनपुट करते हैं रो डाटा, देन प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद क्या होता है, जनरेट आउटपुट, रिजल्ट डिस्प्ले होता है. It store the data in its memory which can be accessed any number of times for reference from its memory. क्या होता है, ये डाटा स्टोर करता है ऑन इट्स मेमोरी, अपनी मेमोरी में. इट इज़ मेड अप ऑफ ए लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर एंड मैकेनिकल पार्ट्स. ए कंप्यूटर इज़ डिवाइडेड इनटू 3 बेसिक यूनिट्स. कौन सी होती है वो 3 बेसिक यूनिट्स? इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड आउटपुट यूनिट. इनपुट में क्या होता है, सबसे पहले हम डाटा इनपुट करते हैं, देन ये प्रोसेसिंग होती है सीपीयू के अंडर में, और क्या होता है, रिजल्ट डिस्प्ले. दीज यूनिट आर डिफाइंड एज ए ब्लू. इनपुट यूनिट क्या होती है, एज द नेम सजेस्ट, दिस यूनिट contain device with the help of which the data is entered into the computer. जैसे नेम से स्पष्ट है कि इस की हेल्प से क्या करते हैं, हम डाटा इनपुट करते हैं, डाटा एंटर करते हैं. दिस यूनिट इज़ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर कंप्यूटर सिस्टम. ये कंप्यूटर सिस्टम की क्या है, हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, एसेंशियल रिक्वायरमेंट. द इनपुट डिवाइस आर of many types such as keyboard, mouse, joystick, microphone, camera, etc. Input device give different set of input value converted into a form understandable to the computer. Next is central processing unit, means CPU. CPU is known as brain of computer. CPU क्या कहते हैं हम, brain of computer, as a known as brain of computer. It perform all types of data processing operation as required by programmer. ये क्या करता है, डाटा प्रोसेसिंग required by the programmer. It store all the data, intermediate result and instruction as given by the programmer. क्या करता है, ये स्टोर डाटा करता है, इंटरमीडिएट रिजल्ट डिस्प्ले करता है, इंस्ट्रक्शन एज गिवन बाय प्रोग्रामर मीन यूजर इन द फॉर्म ऑफ कोड प्रोग्राम. सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ कंप्यूटर. क्या करता है, कंट्रोल करने का काम किसका होता है, सीपीयू का. इट हैज़ फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स. सीपीयू के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ALU अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. ये 3 यूनिट्स होते हैं इसके, अर्थमेटिक, लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट. नेक्स्ट वन इज आउटपुट यूनिट. The device with the help of we get the information from the computer are known as the output device. क्या होता है, इस डिवाइस की हेल्प से क्या होती है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है एज ए आउटपुट, रिजल्ट के लिए. आउटपुट यूनिट इज इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड ए यूजर. आउटपुट यूनिट क्या इंटरफेस करता है, कंप्यूटर एंड ए यूजर के बीच में. Output device notify the information display into a form which understandable by the computer user. Today work is fill in the blank. First is dash stand for central processing unit. Dash stand for central processing unit.
सेकंड है डैश इज यूज फॉर टाइपिंग, टाइपिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है माउस इज एन डैश डिवाइस, माउस इज एन डैश डिवाइस, यहाँ पे माउस का बताना हमें इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट। नेक्स्ट वन इज प्रिंटर इज एन डैश डिवाइस, यहाँ पे प्रिंटर का बताना है, प्रिंटर इज एन इनपुट या आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट वन इज डैश गिव अस डिस्प्ले रिजल्ट, रिजल्ट डिस्प्ले कहाँ पे होता है या रिजल्ट शो कहाँ पे होता है। नेक्स्ट वन इज कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस या मशीन, तो क्या होगा यहाँ पे कंप्यूटर इज एन डैश डिवाइस या फिर मशीन। नेक्स्ट वन इज डैश इज ब्रेन या हार्ट ऑफ कंप्यूटर, तो यहाँ पे ब्रेन या हार्ट क्या होता है कंप्यूटर का। नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ CPU इज टू डू डैश, CPU का काम क्या होता है। नेक्स्ट है कीबोर्ड इज एन डैश डिवाइस, कीबोर्ड कौन सा डिवाइस होता है, इनपुट या आउटपुट। नेक्स्ट है एक कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू डैश बेसिक यूनिट, कंप्यूटर को कितने यूनिट में डिवाइड किया गया है। ऑल स्टूडेंट डू ऑल वर्क इन पेयर नोटबुक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।